एक छोटे से जंगल की है जहाँ काफी सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उस जंगल में भोजन की तो बिल्कुल भी कमी ना थी, क्योंकि उस जंगल में काफी सारे फलों के पेड़ थे जो कि काफी समय से पक्षियों को मीठे मीठे फल दे रहे थे। जिस किसी पक्षी को भी जब भी फल खाने का मन होता, वे पेड़ पर जाता और एक फल तोड़कर खा लेता। और वे पेड़ कभी भी पक्षियों को फल तोड़ने से मना नहीं करते थे। उसी जंगल में जंगल के सभी पेड़ों का एक महाराज भी रहता था, जिसे सब बड़ा पेड़ कहते थे। वे बड़ा पेड़ सभी पेड़ों का महाराज था। जंगल के सभी पेड़ उस बड़े पेड़ की ही बात मानते थे। अगर वे बड़ा पेड़ जंगल के पक्षियों को फल देने के लिए मना कर दे, तो कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को तोड़ने के लिए नहीं देगा। वे बड़ा पेड़ बहुत ही ज्यादा रहमदिल और दयालु था। वे जंगल के पक्षियों को कभी भी फल देने के लिए मना नहीं करता था। उसी जंगल के एक मिट्ठू महाराज भी थे, जो कि जंगल की अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे थे और जंगल के पक्षियों का वे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। रानी, बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैं तो जा रहा हूँ आम खाने के लिए और आते वक्त तुम्हारे लिए भी एक आम तोड़कर ले आऊंगा। नहीं कालू जी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हम दोनों मिलकर ही आम खाएंगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी आम खाने के लिए चले जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी एक आम के पेड़ के पास आते हैं और दोनों एक एक आम तोड़कर खूब मजे से खाने लगते हैं। वाह भाई पेड़ जी, आप पर लगा आम तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। मेरा बस चले तो मैं आप पर लगे सारे आम तोड़कर खा जाऊं। नहीं कालू कौवे, तुमने एक आम खा लिया ना, बस बहुत है। अब तुम और रानी कौवी यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने ही सारे आम खा लिए तो फिर हम क्या खाएंगे? तोते, तुम तो मुझसे बात ही ना करो। कल जो तुमने मेरे साथ किया है वह तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। कलू जी, इस तोते के बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया है जो आप इसे कभी माफ नहीं करोगे? रानी, इस तोते के बच्चे ने कल मिट्टू महाराज से जाकर मेरी शिकायत की है। इसने कहा है कि मैं रोजाना ढेर सारे फल तोड़कर खाता हूँ। हमारे मिट्टू महाराज तो बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। उन्होंने तो मुझे कुछ ना बोला, लेकिन वे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सबसे ज्यादा फल तोड़कर खाता हूँ। लेकिन रानी, तुम्हें तो पता है ना मैं दिन भर में कितने से फल खाता हूँ। कालू जी, जब भी मैं इस गंदे तोते से बात नहीं करती हूँ, हर समय ये गंदा तोता किसी न किसी की चुगलखोरी कर रहा होता है। रानी कौवी, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और जो सच था वही कालू कौवे मैंने जाकर मिट्टू महाराज को बताया है। चलो रानी, अब हम यहाँ से चलते हैं। मुझे अब और इस गंदे तोते के मुंह नहीं लगना है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक कबूतर दूसरे जंगल के उल्लू महाराज का संदेश लेकर आता है। मिट्ठू महाराज, दूसरे जंगल के उल्लू महाराज ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। आप इस संदेश को पढ़ लें। कबूतर सैनिक, इस संदेश में तो ये लिखा है कि कल दूसरे जंगल के उल्लू महाराज हमारे जंगल में आएंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। उल्लू महाराज मिट्टू महाराज के जंगल में उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। आइए आइए उल्लू महाराज, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। शुक्रिया मिट्ठू महाराज। वैसे मिट्ठू महाराज, तुम्हारा जंगल तो बहुत हरा भरा है और तुम्हारे जंगल में तो कितने सारे फलों के पेड़ भी हैं। तुम्हारे जंगल में तो भोजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी ना? अगर मैंने उल्लू महाराज से ये कहा कि हमारे जंगल का निजाम बहुत अच्छे से चल रहा है और जंगल के सभी फलों के पेड़ भी हमें फल तोड़ने से कभी मना नहीं करते हैं, तो कहीं ये उल्लू महाराज हमारे जंगल पर नजर ही न लगा दें। मैं उल्लू महाराज को झूठ मूठ कह देता हूँ कि जंगल का कोई भी फल का पेड़ हमें फल तोड़ने नहीं देता है। और तो और हमारे जंगल का निजाम बहुत बुरा चल रहा है, ताकि ये उल्लू महाराज हमारे जंगल पर नजर न लगाएं। मिट्ठू महाराज, कहाँ खो गए आप?
सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं उल्लू महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे जंगल का निजाम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है और हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत ज्यादा कमी है। तुम्हें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। हमारे जंगल का जो बड़ा पेड़ है उसने अपने सभी पेड़ों को मना किया हुआ है कि कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को तोड़ने ना दे। मिट्ठू महाराज, ये तो तुम्हारे जंगल के साथ बहुत बुरा हुआ। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जंगल में भोजन की बिल्कुल कमी नहीं है। क्या बताऊं उल्लू महाराज, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जैसे मैं अपने जंगल की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, बस मैं ही जानता हूँ। मिट्ठू महाराज की ये सारी बातें पास में ही एक अमरूद का पेड़ सुन लेता है और ये बातें सुनकर तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये मिट्ठू महाराज क्या कह रहे हैं? हमने तो इन पक्षियों को कभी मना नहीं किया कि वे हमारे ऊपर से फल तोड़कर खाएं। ये मिट्ठू महाराज उल्लू महाराज के सामने हमारे बड़े पेड़ और हम सब पेड़ों की कितनी बुराई कर रहे हैं। और हम पेड़ हैं कि इन पक्षियों को रोजाना फल देते हैं। अब बस बहुत हो गया, मुझे ये बात फौरन बड़े पेड़ तक पहुंचानी होगी। फिर वे अमरूद का पेड़ वे बात अपने बराबर वाले पेड़ को बताता है और वे बराबर वाला पेड़ अपने बराबर वाले पेड़ को ये बात बताता है। इस तरह ये बात बड़े पेड़ तक पहुंच जाती है। ये बात सुनकर तो बड़ा पेड़ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मिट्ठू महाराज ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमने कभी भी इन पक्षियों के बारे में बुरा नहीं सोचा और हमेशा इन पक्षियों को खाने के लिए फल देते रहे। और आज मिट्ठू महाराज ने उल्लू महाराज के सामने हमारी इतनी बुराई की। बस बहुत हो गया। आज से मेरा कोई भी पेड़ पक्षियों को एक भी फल खाने को नहीं देगा। जाओ जाकर ये सभी पेड़ों को बता दो कि बड़े पेड़ का संदेश आया है कि आज के बाद कोई भी पेड़ अपना एक भी फल पक्षियों को खाने ना दे। कुछ ही देर के बाद बड़े पेड़ का संदेश जंगल के सभी पक्षियों तक पहुंच जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया सेब के पेड़ के पास सेब तोड़ने के लिए आती है, तो वे सेब का पेड़ मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया चली जाओ यहाँ से। बड़े पेड़ का संदेश आया है कि कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को खाने नहीं देगा। पर पेड़ जी, बड़े पेड़ ने आप सब पेड़ों को ऐसा हुक्म क्यों दिया है? वो सब मैं नहीं जानता, वो सब कुछ तुम जाकर खुद बड़े पेड़ से पूछ लो। चलो यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करो। ये सुनकर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अरे गिर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे पेड़ जी, तुमने मुझे अपने ऊपर से क्यों गिरा दिया? मैं तो तुम्हारे ऊपर से फल तोड़ रहा था। बड़े पेड़ का आदेश आया है कि हम में से कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को तोड़ने नहीं देंगे और अगर किसी भी पक्षी ने हमारा फल तोड़ने की कोशिश करी तो हम इसी तरह उस पक्षी को अपने ऊपर से गिरा देंगे। बाप रे, अगर इन पेड़ों ने हमें खाने को फल ना दिए तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। मुझे ये बात फौरन जाकर मिट्ठू महाराज तक पहुंचानी होगी। फिर कालू कौवा फौरन मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मिट्ठू महाराज, अब क्या होगा? बड़े पेड़ ने अपने सभी पेड़ों को मना कर दिया है कि कोई भी पेड़ अपना फल हम पक्षियों को खाने ना दे। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं तो एक पेड़ से फल तोड़ रहा था। मुझे उस पेड़ ने इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि मेरी तो कमर ही टूट गई। मीनू चिड़िया चलो, हम बड़े पेड़ के पास चलते हैं और ये बात हम बड़े पेड़ से ही जाकर पूछते हैं कि बड़े पेड़ ने हमें फल तोड़ने को क्यों मना किया है। और फिर मीनू चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू महाराज बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। तुम सब पक्षी यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम सब पक्षी से कोई बात नहीं करनी है। मिट्ठू महाराज, चले जाओ यहाँ से तुम। बड़े पेड़ जी, आप हमसे क्यों नाराज हैं? हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमसे इतने नाराज हैं? हाँ बड़े पेड़ जी, आपने हमें फल तोड़ने को क्यों मना किया है? अगर हम आपके मीठे मीठे फल नहीं खाएंगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। मिट्ठू महाराज,
मेरे सभी पेड़ों ने तुम सब पक्षियों को बहुत ज्यादा फल दिए, लेकिन तुम सब पक्षियों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मेरा कोई भी पेड़ अपना फल तुम पक्षियों को तोड़ने नहीं देगा। पर बड़े पेड़ जी, आप हमें बताइए तो हमने ऐसा क्या किया है जिससे आप इतने नाराज हैं? फिर वे बड़ा पेड़ मिट्ठू महाराज को वे सारी बात बताता है कि मिट्ठू महाराज ने उल्लू महाराज से जंगल के सभी पेड़ों की कितनी बुराई की थी। बड़े पेड़ जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उल्लू महाराज से आपकी और आपके सभी पेड़ों की बुराई नहीं की है। आप सभी पेड़ों की बुराई तो मैं उल्लू महाराज से इसीलिए कर रहा था ताकि हमारे जंगल को उल्लू महाराज की नजर न लगे। अगर मैं उल्लू महाराज से ये कहता कि सभी पेड़ हमें रोजाना बहुत सारे फल दे रहे हैं और हमारे जंगल में बिल्कुल भी भोजन की कमी नहीं है, तो वे उल्लू महाराज हमारे जंगल को जरूर नजर लगा देते। बस इसीलिए मैंने आपकी और आपके सभी पेड़ों की उल्लू महाराज से बुराई की थी। मिट्ठू महाराज, मुझे माफ कर दें जो मैंने आप सब पक्षियों को बिना सोचे समझे ही फल देने के लिए मना कर दिया। नहीं बड़े पेड़ जी, ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। फिर वे बड़ा पेड़ अपने सभी पेड़ों को हुक्म दे देता है कि सभी पेड़ पक्षियों को दिल खोलकर फल दें। फिर इस तरह सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक प्यारे सी जंगल में काफी सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल के सभी पक्षी आपस में बहुत ही ज्यादा प्यार से रहते थे। एक दिन की बात है, एक परी जंगल से गुजर रही होती है तो उस परी की नजर सामने पेड़ पर पड़ती है। तो उस पेड़ पर एक चिड़िया अपनी दो नन्ही सी चिड़ियाओं के साथ बैठी रो रही होती है और वे चिड़िया काफी ज्यादा परेशान होती है। मेरे पास तो खाने के लिए भोजन भी नहीं है। अब मैं अपनी दोनों नन्ही चिड़ियाओं को क्या भोजन खिलाऊंगी? मेरी नन्ही चिड़ियाएं कल से भूखी हैं। अब मैं इनको क्या खिलाऊंगी? उस चिड़िया को ऐसा रोता हुआ देख उस परी के दिल में रहम आ जाता है और उस परी के दिमाग में उस चिड़िया की मदद करने का ख्याल आता है। वे परी एक तोते का रूप लेकर उस चिड़िया के पास काफी सारे फल लेकर आती है। चिड़िया, तुम रो मत। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन नहीं है, जिसके कारण तुम काफी परेशान हो। ये लो, ये फल तुम अपनी नन्ही चिड़िया को खिला दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोते भाई। मैं आपका यह एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। वे फल देकर वे तोता वहाँ से चला जाता है। आज तो मैंने उस चिड़िया की मदद कर दी, लेकिन ना जाने इस पूरे जंगल में कितने ऐसे पक्षी होंगे जिनके पास खाने को भोजन नहीं है। मुझे सभी पक्षियों की किसी भी तरह मदद करनी होगी। फिर अचानक उस परी के दिमाग में एक उपाय आता है। फिर वे परी एक सफेद चिड़िया का रूप ले लेती है और वे सफेद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वे सफेद चिड़िया एक कटोरा लेकर पेड़ पर आकर बैठ जाती है और वे पक्षियों से भीख मांगने लगती है। मैं काफी दिनों से भूखी हूँ। मुझे खाने के लिए कोई कुछ भोजन दे दो। मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मुझे कुछ खाने के लिए भोजन दे दो। मैं बहुत ही गरीब पक्षी हूँ। अब देखना, जो रहमदिल पक्षी होगा वे मेरी मदद जरूर करेगा और जो मुझे भोजन देकर जाएगा उसके बदले में मैं उसे ढेर सारा भोजन दे दूंगी। उसी जंगल में एक गरीब मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया को काफी मुश्किलों से एक अमरूद मिला था जो मीनू चिड़िया अपने घोंसले में ले जा रही थी। मीनू चिड़िया की नजर उस सफेद चिड़िया पर पड़ती है। मीनू चिड़िया उस सफेद चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ सफेद चिड़िया, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? तुम्हारी जो परेशानी है वे तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। चिड़िया, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैंने काफी दिनों से भोजन नहीं खाया है। क्या तुम मुझे अपना ये अमरूद दे सकती हो?
ताकि मैं इस अमरूद को खाकर अपना पेट भर सकूं। बाप रे, अगर मैंने ये अमरूद इस सफेद चिड़िया को दे दिया तो फिर मैं क्या खाऊंगी, और अगर मैंने ये अमरूद ना दिया तो फिर ये सफेद चिड़िया भूखी ही मर जाएगी। मुझे इस सफेद चिड़िया को ये अमरूद दे देना चाहिए। सफेद चिड़िया, ये लो, ये अमरूद तुम खा लो। मैंने सुबह ही भोजन खाया था। कोई बात नहीं, आज के दिन मैं भूखी ही रह लूंगी। अमरूद देकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। वाह भाई, ये चिड़िया तो बहुत ही रहमदिल निकली। इस चिड़िया ने मुझे अपना अमरूद खाने को दे दिया। अब मैं भी इस चिड़िया की मदद करूंगी। अब जब ये चिड़िया अपने घोंसले में जाएगी तो इसके घोंसले में काफी सारे अमरूद रखे हुए होंगे। जब मीनू चिड़िया अपने घोंसले में आती है तो मीनू चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि मीनू चिड़िया के घोंसले में काफी सारे अमरूद रखे हुए होते हैं। वाह भाई वाह, मेरे घोंसले में इतने सारे अमरूद। लगता है मैंने उस गरीब चिड़िया की मदद की तो ये मुझे उसी का फल मिला है। वहीं से कालू कौवा भी जा रहा होता है। कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास इतने सारे अमरूद देखता है तो वे कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हारे पास कोई अमरूद का पेड़ तो नहीं था ना, तो फिर तुम्हारे पास इतने सारे अमरूद कहाँ से आ गए? कालू कौवे, आज सुबह में एक अमरूद लेकर जा रही थी। मैंने रास्ते में एक गरीब चिड़िया को देखा। ये गरीब चिड़िया बहुत ही भूखी थी, इसीलिए मैंने अपना एक अमरूद उस गरीब चिड़िया को दे दिया। जब मैं अपने घोंसले में आई तो मैंने क्या देखा कि मेरे अपने घोंसले में इतने सारे अमरूद हैं। मुझे तो लगता है कि मैंने उस गरीब चिड़िया की मदद की तो उसी की वजह से मुझे इतने सारे अमरूद मिले हैं। अब मैं ये अमरूद जाकर मैं बाजार में बेच आऊंगी और काफी ज्यादा मुनाफा कमाऊंगी। वाह भाई मीनू चिड़िया, तुम्हारे तो मजे ही लग गए। सुबह ही सुबह तुम्हारा कितना बड़ा मुनाफा हो गया। काश ये सब कुछ मेरे साथ हुआ होता। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले में चला जाता है। कालू जी, कहाँ थे आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप कहाँ थे इतनी देर से? ये देखें, मैंने कितने सारे फल जमा किए हुए हैं। ये आप जाकर मेरी माँ को दे आइए। वे कब से मेरे इन फलों का इंतजार कर रही होंगी। और हाँ कालू जी, इसमें से एक फल भी आप मत खाइएगा। मेरी माँ के लिए हैं ये सारे फल। हाँ ठीक है रानी, मैं इसमें से एक भी फल नहीं खाऊंगा। चलो अब मैं ये फल तुम्हारी माँ को दे आता हूँ। और वे कालू कौवा वे फल लेकर रानी की माँ के घर चला जाता है। अगर ये फल की टोकरी मैंने उस गरीब चिड़िया को दान कर दी तो उस मीनू चिड़िया की तरह मुझे भी कितनी सारी फलों की टोकरियाँ मिलेंगी। वाह कालू, क्या आइडिया आया है तुझे। अब तो मैं यही करूँगा। अब मैं ये टोकरी ले जाकर उस गरीब चिड़िया को दान कर दूंगा। फिर वे कालू कौवा वे फल की टोकरी लेकर उस गरीब चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया, तुम मुझे बहुत गरीब लगती हो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ये फल की टोकरी लाया हूँ। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कौवे। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, भूलना भी नहीं चाहिए। बस मुझे इस फल की टोकरी के बदले में ढेर सारी फलों की टोकरियाँ मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। ये कहकर कालू कौवा अपने घोंसले की तरफ चला जाता है। ये देखिए कालू जी, आपके जाते ही हमारे घोंसले में ये सारी फलों की टोकरियाँ आ गयी। ये अजूबा तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ। फिर वे कालू कौवा गरीब चिड़िया की सारी बातें रानी कौवी को बताने लगता है। वाह वाह कालू जी, आपने उस गरीब चिड़िया को एक फल की टोकरी दान की तो इसके बदले में हमें कितनी सारी फलों की टोकरियाँ मिल गयी। कालू जी, तुम मानो न मानो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि वे चिड़िया कोई जादुई चिड़िया है। ये सारा चमत्कार उस चिड़िया का ही लगता है मुझे। हाँ रानी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। वे चिड़िया कोई आम चिड़िया नहीं है, बल्कि वे चिड़िया मुझे कोई जादुई चिड़िया लगती है। कालू जी, हम उस चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं और हम दोनों उस चिड़िया से रोजाना ढेर सारा भोजन मांगा करेंगे। वाह रानी, क्या आइडिया दिया है तुमने। चलो अभी हम जाते हैं
और उस चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लेते हैं। फिर वे कालू कौवा और रानी कौवी उस गरीब चिड़िया को कैद करने के लिए उसके पास चले जाते हैं। कुछ ही देर में कालू कौवा और रानी कौवी ने उस सफेद चिड़िया को एक पिंजरे में कैद कर लिया था। अरे, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। तुम दोनों ने मुझे इस पिंजरे में कैद क्यों कर लिया है? अब हम तुम्हें जब भी इस पिंजरे से बाहर निकालेंगे जब तुम मुझे ढेर सारा भोजन दिया करोगी। बाप रे, इन दुष्ट पक्षियों ने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि मैं कोई चिड़िया नहीं बल्कि मैं परी हूँ। मुझे कुछ भी करके इस पिंजरे से बाहर निकलना पड़ेगा। अगली सुबह हो जाती है। कालू कौवा मजे से सो रहा होता है और रानी कौवी सुबह ही सुबह उठ जाती है। चल भाई जादुई चिड़िया, मुझे एक फलों से भरी टोकरी दे दे। मुझे अपनी माँ को देकर आना है। फिर वे जादुई चिड़िया रानी कौवी को एक फलों से भरी टोकरी दे देती है और वे रानी कौवी वे फलों से भरी टोकरी लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। दुष्ट कौवा और कौवी मुझे कभी भी इस पिंजरे से बाहर नहीं निकालेंगे। हमेशा मुझे इस पिंजरे में कैद रखेंगे। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे मैं इस पिंजरे से आजाद हो जाऊं। अचानक उस जादुई परी के दिमाग में एक योजना आती है और वे जादुई परी रानी कौवी का रूप ले लेती है। कालू जी, अरे कालू जी उठिए, कब से सो रहे हैं? ये देखें, ये क्या हो गया मेरे साथ? रानी कौवी की आवाज सुनकर कालू कौवा झट से उठ जाता है। रानी, तुम इस पिंजरे में कैद कैसे हो गई? और वे जादुई चिड़िया कहाँ है? कालू जी, वे जादुई चिड़िया तो इस पिंजरे से आजाद हो गई और उसने मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया। मुझे जल्दी से इस पिंजरे से बाहर निकालो। हाँ रानी, रुको, मैं तुम्हें अभी इस पिंजरे से बाहर निकालता हूँ। फिर वे कालू कौवा फौरन जादुई परी को रानी कौवी समझकर उसे पिंजरे से आजाद कर देता है। रानी, अब मुझे बताओ कि वे जादुई चिड़िया कहाँ गई? चलो हम जाकर उसे ढूंढते हैं। फिर वे जादुई परी अपने असली रूप में आ जाती है। ये सब देखकर तो कालू कौवा हैरान रह जाता है। इतने में वहाँ पर रानी कौवी भी आ जाती है। जादुई परी रानी कौवी और कालू कौवे को सारी बातें बताने लगती है कि वे गरीब चिड़िया क्यों बनी थी और वे पक्षियों की मदद क्यों कर रही थी। मैं तो पक्षियों की मदद करना चाहती थी, लेकिन तुम दोनों ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। परी जी, हम दोनों को माफ कर दो। हम दोनों ने ये सब कुछ लालच की वजह से किया है। अभी देखो, मैं तुम दोनों को तुम्हारी लालच का इंजाम देती हूँ। फिर वे परी अपने जादू से रानी कौवी और कालू कौवे को पिंजरे में कैद कर देती है। अब तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों जिंदगी भर इसी पिंजरे में कैद रहोगे और तुम्हें इस पिंजरे से कोई भी बाहर नहीं निकालेगा। ये कहकर परी वहाँ से चली जाती है और रानी कौवी और कालू कौवे को अपने किए की सजा मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच एक बहुत बुरी बला है।